हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं ईसीएस पर 90 डेज प्लान चल रहा है 2021 के यूपीपीसीएस, जिसका पेपर 24 अक्टूबर को है, उसके लिए, जिसमें फिलहाल प्रियांशु दुबे सर पॉलिटी कवर करा रहे हैं और हम उसके साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने एक सेक्शन डाल चुके हैं जो कि चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर था। लक्ष्मीकांत के ऊपर टोटली बेस्ड है ये सीरीज, और आप लक्ष्मीकांत खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा हर चैप्टर के जितने मेजर एमसीक्यूज होंगे वो कवर्ड होंगे इन एमसीक्यू सीरीज में। और इसके लिए पॉलिटी को पढ़ने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है फिलहाल कि जैसे जैसे सर कवर कराते जा रहे हैं आपको पॉलिटी, आप उनके साथ कवर करते जाइए। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कीजिए उस चैप्टर्स की जो सर ने कराए हैं, और उसके बाद आप उनके ऑब्जेक्टिव्स लगाइए जो कि हम आपको करा रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है इसके अलावा कुछ भी पॉलिटी से पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आप समझ लीजिए पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे और आप लगातार सारे पॉलिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 24 अक्टूबर को। तो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया बनाने की जो कांग्रेस की डिमांड थी बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस की कब एक्सेप्ट की गई? आपके ऑप्शन हैं ऑगस्ट ऑफर, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या फिर वेवेल प्लान। आपको बताना है पहली बार कांग्रेस की जो ये डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया का बनाना है किसी भी बाहरी दबाव, किसी भी बाहरी इंटरफेरेंस के बिना, पहली बार किस ऑफर के द्वारा एक्सेप्ट की गई? इस क्वेश्चन में कई लोग सोचेंगे इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। मुझे बहुत हद तक यकीन है कि लोग कैबिनेट मिशन मार के आएंगे, लेकिन सही ऑप्शन है इसका ए, ऑगस्ट ऑफर। एक बार देख लेते हैं ऑगस्ट ऑफर के बारे में। ऑगस्ट ऑफर की टर्म्स, इस ऑगस्ट ऑफर में पहली बार ये डिसाइड किया गया कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी है ये बनाई जाएगी वॉर के बाद, जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। और इस ऑगस्ट ऑफर का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करना। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तुरंत के तुरंत ये प्रावधान रखा गया था कि इंडियंस का नंबर वाइड से बढ़ा दिया जाएगा। बस डिफेंस, फाइनेंस और होम पोर्टफोलियोज जैसे इंपॉर्टेंट और मेजर पोर्टफोलियोज ब्रिटेन अपने पास रखेगी। एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल स्टैब्लिश की जाएगी और ये अश्योरेंस दिया गया था माइनॉरिटीज को कि कोई भी ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होगा जब तक कि वो लोग माइनॉरिटीज जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तो ये ऑगस्ट ऑफर पहला ऐसा ऑफर था या प्रपोजल था ब्रिटेन के द्वारा, जो कि वैसे वाइसरॉय लिनलिथ को लेके आए थे 1940 में, जिसके द्वारा पहली बार इंडियंस की जो डिमांड थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए अपना बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, उसको एक्नॉलेज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रिंसली स्टेट के अंदर जो लोग थे, जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको उन प्रिंसली स्टेट के हेड ने नॉमिनेट किया था। दूसरा, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को सीट्स एलोकेट की गई थी वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइड की गई थी, मुस्लिम, सिख और जनरल। तीसरा, हर एक कम्युनिटी के सदस्यों को डायरेक्टली इलेक्ट किया गया था बाय द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंसेस। हर एक प्रोविंस में जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों ने उस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट डायरेक्टली किया था। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहले एक बार देख लेते हैं आंसर पे पहुंचने से पहले। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट की गई। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। इसके मेन फीचर्स क्या थे? पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ होती 389, जिसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए रखी गई थी। हर एक प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट को जो सीट्स एलोकेट की गई थी वो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग की गई थी और रफली हर एक 1 मिलियन के ऊपर एक सीट एलोकेट की गई थी। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को सीट्स एलोकेट की गई थी वो मेनली 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइड की गई थी, जो कि थी मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल मतलब ऑल अदर देन मुस्लिम्स और सिख। और ये कैसे सीट्स एलोकेट करी गई थी? उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। हर एक कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें कौन इलेक्ट करता?
उनको उस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स जो थे उस कम्युनिटी के इलेक्ट करते। यानी कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा, हमसे पूछा गया कि क्या लोगों ने उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया था प्रोविंस के, तो ये हमारा गलत होगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। उस प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें जो उस कम्युनिटी के इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया था, और जो वोटिंग हुई थी वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा हुई थी। जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको किसने नॉमिनेट किया था? जो कि हेड थे प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने ही नॉमिनेट किया था। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को उनके हेड ने नॉमिनेट किया था? सही, पहला ऑप्शन सही। जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस को जो सीट्स एलोकेट हुई थी वो मेजर 3 कम्युनिटीज में डिवाइड की गई थी, मुस्लिम, सिख और जनरल, ये भी सही। तीसरा, जो हर एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया गया था उस प्रोविंस के लोगों के द्वारा, ये गलत है सरासर, क्योंकि उस प्रोविंस के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें उस कम्युनिटी के जो लोग थे उनके द्वारा उन्हें इलेक्ट किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन हो गया गलत, सही ऑप्शन है ए, ओनली 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला, इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा, मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। तीसरा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस असेंबली के पहले प्रेसिडेंट बनाए गए। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सही हैं। एक बार देख लेते हैं पहले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई? दिसंबर 9, 1946 को। इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की चाहते थे, जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ था। इसीलिए ये कब हुआ जिक्र कि सेपरेट स्टेट पाकिस्तान, ये फाइनली एक्सेप्ट कब करा गया? माउंटबेटन प्लान के द्वारा, जब कहा गया कि 2 स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो उससे पहले अभी हम 1946 में ही हैं, जिसमें कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा रही है और उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो अभी तक ये फॉर्मली जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की डिमांड है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। इसीलिए मीटिंग को 211 मेंबर्स ने ही अटेंड किया था, क्योंकि बाकी मेंबर्स मुस्लिम लीग के थे या फिर प्रिंसली स्टेट्स के थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको बाय डिफॉल्ट जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट हैं वो बना दिया गया असेंबली का, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का इलेक्ट करके। तो अब एक बार देख लेते हैं कि इनकी पहली मीटिंग क्या दिसंबर 9, 1946 को हुई थी। अभी हमने पढ़ा, हाँ, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने बॉयकॉट किया था। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड थी कि पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान की, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई थी। और इस असेंबली के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे जो कि टेम्परेरी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो तीसरा भी सही है, पहला सही है, तो सही ऑप्शन हो गया सी, 1 and 3। आपको बताना है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिसंबर 13, 1946 में मोतीलाल नेहरू जी ने इस हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को असेंबली में पास किया था। दूसरा, ये रिजोल्यूशन यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया असेंबली के द्वारा दिसंबर 13, 1946 को ही इस असेंबली ने इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। तीसरा, इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो आज की डेट में प्रियम्बल के नाम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आपको बताना है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहले देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिसंबर 13, 1946 में असेंबली में पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया, मूव किया अभी तो सिर्फ। उसके बाद इस जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसको असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया। यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसने बाद में प्रियम्बल की एक शेप ले ली और वो ही आज प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की तरह एडेड है। तो अब एक बार देख लेते हैं, दिसंबर 13, 1946 को मोतीलाल नेहरू जी ने क्या इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को असेंबली में लेके आया था? गलत, मोतीलाल नेहरू जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने लेके आया था। इस रिजोल्यूशन को यूनानिमसली 13 दिसंबर को ही अडॉप्ट कर लिया गया। गलत, अभी हमने पढ़ा इस रिजोल्यूशन को कब? 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया यूनानिमसली। तीसरा,
इसी की मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो आज की डेट में प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की। सही, तो इसका आंसर क्या है? ओनली 3। ये जानबूझ के ये ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। इसका सही आंसर है ओनली 3। आपको इन स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं इनमें से। पहला, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया। दूसरा, जो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है उसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। तीसरा, जो नेशनल एंथम है इंडिया की उसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तीनों ही कथन सही हैं क्योंकि नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई को 1947 को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 थ्रू एंड 3 तीनों ही सही हैं। आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके ऑप्शंस हैं। पहला, इस ड्राफ्टिंग कमेटी को अगस्त 29, 1947 को सेटअप किया गया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, जिनमें से एक मेंबर का नाम सैयद मोहम्मद सदुल्ला इस कमेटी के एक मेंबर थे। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए सही हैं। तो आपको बता दूं तीनों ही ऑप्शन सही हैं। एक बार देख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम कैसे किया था। बहुत सारी कमिटीज बनाई थी और हर एक कमेटी को अपना एक लिमिटेड डिफाइंड काम करना था। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, नाम से पता चल रहा है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था। और इस कमेटी को सेटअप किया गया 29 अगस्त 1947 को। इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसमें 7 मेंबर्स थे, जो कि थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, टीटी कृष्णामचारी। इसके लिए प्रियांशु दुबे सर ने आपको पॉलिटी पढ़ाते वक्त ट्रिक भी दी होगी कि जितने भी कृष्ण के पर्यायवाची हैं वही सारे लोग इसके मेंबर्स हैं। आप देख लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को छोड़ दीजिए, वो तो चेयरमैन है, ये सबको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप इधर देख लीजिए, गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर, मुंशी मुंशी बंसी, कृष्ण बजाय बुंसी, एक सैयद मोहम्मद सदुल्ला, ये एक मेंबर है जिनका कृष्ण के अलावा कोई नाम है। अदरवाइज सारे माधव, कृष्णमाचारी, सारे कृष्ण के पर्यायवाची हैं और ये सारे नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये इनके मेंबर थे। तो देख लेते हैं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगस्त 29, 1947 को इसको सेटअप किया गया था। इसमें 7 मेंबर थे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला एक मेंबर थे कमेटी के। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, डी 1, 2 एंड 3। आपको बताना है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन को 1949 में 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो उसमें प्रियम्बल भी था। दूसरा, प्रियम्बल को जब एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया उससे पहले ही इनेक्ट कर दिया गया था। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से कथन प्रियम्बल के बारे में सही है। तो पहला ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो इसमें प्रियम्बल भी था, सही है। प्रियम्बल जो था उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया जाए उससे पहले नहीं, उसके बाद इनेक्ट किया गया था, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। सही ऑप्शन है ओनली 1 ए। एक बार देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया उसमें क्या क्या था। प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। प्रियम्बल को पूरा जब संविधान जो था इनेक्ट कर दिया गया उसके बाद इनेक्ट किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन के जो सारे प्रोविजन थे वो 26 नवंबर 1949 को ही फोर्स में आ गए थे, मतलब लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 में ही कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ऑप्शन 2, नवंबर 26 को ही इसको एनफोर्स करने के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि यही दिन था 1930 में जब पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहले एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल पावर्स प्रोविजंस
एंड शॉर्ट टाइटल, ये सारे आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था और एनफोर्स कर दिया गया था। जो रिमेनिंग प्रोविजन थे, जो कि मेजॉरिटी पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाना था। 26 जनवरी 1950 तक के लिए वेट क्यों किया गया जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही बन गया था? क्योंकि 26 जनवरी की एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी कांग्रेस के लिए और इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि इसी दिन 1930 को हमने पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था लाहौर सेशन के रेजोल्यूशन के बाद। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे? गलत, कुछ प्रोविजन किए गए थे और मेजॉरिटी पार्ट 26 जनवरी 1950 को किया गया था। दूसरा, क्या 26 नवंबर को स्पेशली इसलिए चूज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था? गलत, क्योंकि 26 जनवरी को इसलिए स्पेसिफिकली चूज किया गया था क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज डे 1930 में सेलिब्रेट हुआ था। तो इसका दोनों ही गलत है, सही आंसर हो जाएगा डी, नीदर वन नॉट टू। इसी के साथ आज के क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होते हैं। थैंक यू। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लाइक शेयर करें जितने भी आपके वीडियोस आ रहे हैं। थैंक यू।